वेलकम बैक एवरीवन टू फिनिक्स आईआईटी द एडिफिस ऑफ फिजिक्स वेयर वी ऑल वर्क टुगेदर। तो आज हम लोग आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गया और वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th का सिलेबस और सबसे पहले हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले तो वेक्टर से पहले भी आपका चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का नाम है। बट उसको हम लोग बाय द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें एरर्स एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको मे बी एट द एंड आपको मैं वो पढ़ाऊंगा या फिर कहीं बीच में हम लोग पढ़ लेंगे। तो जो जहां से फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है वो आपका बेसिकली वेक्टर्स है, तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एक एक करके मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड करता चला जाऊं। और ये लेक्चर्स हमारे क्लासरूम के लेक्चर्स है, जहां पर जो भी क्लासरूम में हो रहा है वो आपके सामने आएगा। तो वेक्टर्स, है ना। तो सबसे पहली बात जो वेक्टर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप कोई भी क्वांटिटी जो आप पढ़ते हो, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, है ना। और मेजर करने के बाद उसको मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर आप देखोगे तो वेक्टर जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, वो प्रीडोमिनेंटली वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो मैं तीनों का ही नाम लिख देता हूं, बट जो आपको पढ़ना है वो वेक्टर ही पढ़ना है। पहला है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज, और तीसरा है आपका, तीसरे के बारे में किसी को पता है? कहीं से कुछ जाना है? हाँ, टेंसर क्वांटिटीज। ओके, वेरी गुड, टेंसर क्वांटिटीज। तीसरा है टेंसर क्वांटिटीज। खैर आप लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। टेंसर अलजेब्रा अपने आप में एक अलग तरह का अलजेब्रा होता है। अगर अपर लेवल हायर लेवल फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें टेंसर अलजेब्रा की बात आती है। आपके लिए तो बेसिकली यही दो क्वांटिटीज हैं इंपॉर्टेंट, है ना। तो बेसिकली क्या कहा जाता है स्केलर्स को, कि दे आर प्योर नंबर्स, है ना। दे आर प्योर नंबर्स, दे आर प्योर नंबर्स, और इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज अ वेरी नाइव वे ऑफ डिफाइनिंग इट, बट दिस इज हाउ वी डू इट, है ना। कि दीज आर द क्वांटिटीज विच आर प्योर नंबर विच डू हैव मैग्नीट्यूड ओनली। हालांकि चलो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, और उसके बाद फिर कुछ आगे की बातें भी बताऊंगा। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, है ना, which have magnitude as well as direction। हाँ, और टेंसर क्वांटिटीज जो होती है बेसिकली दोज कैन बी उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। उनको मैट्रिक्स वर्जन में लिखा जाता है। स्ट्रेसेस आर टेंसर क्वांटिटीज, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, है ना। तो वो एक्चुअली इसको हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप कोई भी चीज को रोटेट करते हो तो उसके रोटेशन से स्केलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो ये जो एक्चुअली नॉर्मल अगर अपर लेवल की बात करोगे तो जो स्केलर्स जो होते हैं, अगर सिस्टम ऑफ एक्सिस लिया जाए जिसमें हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोज क्वांटिटीज विल बी स्केलर क्वांटिटीज। कि अगर सिस्टम ऑफ एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए तो उससे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है ना। तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ एक्सिस में को रोटेट करके बात कर लो तो उसके 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बिकम्स इनवेरिएंट ऑफ द रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो 2 इनवेरिएंट रहते हैं, 2 स्केलर, एंड वेक्टर्स के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट को रोटेट करते हो तो वेक्टर क्वांटिटीज डू ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे like the system of rotation of axis does transform in a newer set of axis systems। तो ये है, मतलब ये अपर लेवल की डेफिनेशन है। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दीज आर प्योर नंबर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन होगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट अंतर जो स्केलर और वेक्टर्स में है, वो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं वो दे आर एडेड ज्योमेट्रिकली, सॉरी दे आर एडेड अलजेब्रिकली, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस।
algebraically and vector quantities जो होते हैं these are added geometrically, है ना. they have certain set of rules जिसके द्वारा हम लोग इनको ऐड करेंगे और उन certain set of rules के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. so they are added geometrically, they are added geometrically, है ना. टेंसर क्वांटिटीज के बारे में अभी आपको नहीं पता है. टेंसर क्वांटिटीज सेट ऑफ मैट्रिसेस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. डिफरेंट एक अगर डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो डिफरेंट प्लेन में उसका कंपोनेंट आ जाता है ना. तो ये टेंसर क्वांटिटीज अलग बात है, उसके बारे में आपको बाद में पढ़ना होगा. अगर आप कोई बीएससी वगैरह करेगा उसमें फिजिक्स में टेंसर क्वांटिटीज के मतलब आती है. तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना. रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो ये मैट्रिक्स अलजेब्रा को फॉलो करता है. सम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स फॉर्म. ये आप लोग को अभी नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. तो हम लोग बात इन्हीं दोनों क्वांटिटीज के बारे में करेंगे. तो वेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर एडेड ज्योमेट्रिकली, दे आर एडेड अलजेब्रिकली. वेक्टर्स में स्केलर्स में 1 + 1 2 हो जाएगा, बट वेक्टर्स में 1 + 1 2 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है. जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ रहे थे, क्या करते थे कि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाते थे, है ना. याद है कुछ? यस और नो? और अगर उधर उल्टा लगाते थे, इधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन, तो आप बोलते थे कि 0 फोर्स है. तो आप दो ही स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हो, जब दो वेक्टर्स जो है वो एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, एक डायरेक्शन में लग रहा होता है, उसके बारे में. और या तो फिर दोनों वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं. बट दो वेक्टर्स के बीच में 0 और 180 के बीच में भी n नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं. तो दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट कैसा होगा, ये सब चीजों के बारे में हम लोग समवॉट इन मोर डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो प्लीज इसको उतारो, फिर उसके बाद आगे चलता हूं. उतार लोगे तो बता दोगे. डन. ओके, ऑलराइट. अब देखिए, बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं उसके हम अगर 3 डायमेंशन में उसको हम रिप्रेजेंट करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं एक्स वाई जी में. टेंसर्स जो होते हैं उसके 9 कंपोनेंट्स बन के आते हैं, है ना. तो एक्स वाई जी में भी फिर एक्स वाई डायरेक्शन में, वाई जी डायरेक्शन में, एक्स जी डायरेक्शन में, एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई वाई डायरेक्शन में, जी जी डायरेक्शन में. तो वो टेंसर्स एक अलजेब्रा, अलग अलजेब्रा बेटा. तो उसके बारे में अभी आप लोग मतलब ऐसे बता दिया मैंने स्टाइल मारने के लिए ही, बट आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है. जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वो खुद बताऊंगा कि देखो ये टेंसर क्वांटिटीज होती है. समवॉट कहीं पे भी आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जेईई एडवांस से लेके ओलंपियाड लेवल तक, सो डोंट वरी अबाउट इट. अब देखिए, अब हम कुछ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर्स. अभी एक्चुअली आप समझो तो वेक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स को समझने के लिए, पूरी फिजिक्स को समझने के लिए. तो एक तरह से ये सब मैथमेटिकल टूल्स में आ रहे हैं, ये सब लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, समझ रहे हो. अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं जस्ट भाषा में आपसे बात करने वाला हूं, वो आप भाषा नहीं समझ पाओगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है. क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो हिंदी में बात कर रहा हूं या इंग्लिश में बात कर रहा हूं, आपको हिंदी के शब्दों का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा, कुछ समझ ही में नहीं आएगा. अगर आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता है तब तो थोड़ा बहुत फिर आगे कहानी बढ़ सकती है, तब भी गारंटी नहीं कि आपको आ ही जाए जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं. बट अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, आपको वेक्टर्स का ही नहीं पता, आपको डिफरेंशिएशन का ही नहीं पता, तो शायद फिर आपको वहीं पर गेम ओवर हो जाएगा. ये बात समझ आ रही है? हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर्स? So these are actually going to enable you to understand the language which we are going to talk about in, you know, in next course of 2 years or even more than that. तो इसलिए वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ओके, सो हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हाउ टू
रिप्रेजेंट वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये मेरा वेक्टर है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो में क्या क्या है देखो, क्या क्या बन के आएगा एरो में। इसको कहते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है एरो का, इसको क्या कहते हैं? टेल ऑफ द वेक्टर, पूछ। चेतन समझ आ रही है बात? और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बताओ? हेड ऑफ द वेक्टर। बोलो क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। हेड से लेके टेल तक की जो दूरी है, जो कि इस एरो की लंबाई होगी, है कि नहीं? द डिस्टेंस बिटवीन द टेल एंड द हेड, जो कि इस वेक्टर की, जो कि इस एरो की लंबाई होगी, यहां से लेके यहां तक, है ना। यहां से लेके यहां तक जो इस वेक्टर की लंबाई जो होगी, ये चीज, इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इनके बारे में नाम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली, एरो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम। और वेक्टर्स को नॉर्मली जो हम अलजेब्रिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर को ए के ऊपर एक एरो बना देंगे। एक तो ये है, और या नहीं तो जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में इसको बोल्ड ए से लिखते हैं, समझ रहे हो? बोल्ड ए से भी लिखने का मतलब वेक्टर ए हुआ। बात समझ आ रही है? एनसीईआरटी में ए बोल्ड करके लिखाएगा, तो आपको समझना है कि ये ए बोल्ड नॉर्मल ए नहीं है, ये एक्चुअली ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रही है? और ये है नॉर्मल ए वेक्टर। ऐसे नॉर्मली ये कहानी ज्यादा अच्छी होती है कि ये ए वेक्टर हो गया। अब ये जो जिसकी लंबाई हुई ना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर ए के ऊपर दो लाइन लगा के। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, तो दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज, ये इस वेक्टर की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, है ना। जैसे हम अगर रिप्रेजेंट करें, मान लो ये मेरा फोर्स था, तो मैंने कह दिया कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई फोर्स मान लो 20 न्यूटन का था, तो क्या उस एरो की लंबाई दुगनी हो जाएगी? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलो। अगर बोलूं कि 5 न्यूटन, तो क्या उस एरो की लंबाई आधी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में? बात समझ आ रही है? तो ये एरो कितना लंबा है, वो इस बात पर को रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। गॉट माय पॉइंट? एकदम क्लियर है यहां तक कहानी? ओके, अब देखें और आगे चलते हैं। अब चूंकि मैंने वेक्टर में आपको बताया कि वेक्टर में मेरा मैग्नीट्यूड भी होता है, मेरा डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है और मेरा डायरेक्शन भी है कि नहीं? बोलो। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मान लो ये मेरा वेक्टर था, है ना, ये एरो है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया कि भाई इस स्केल की जो लंबाई है, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? कैसे डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलो इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बताओगे? कैसे, क्या डायरेक्शन है इसका? बताओ, कुछ बोलो, बताओ कि सर ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है, बताओ कुछ बोलो। एनीवन? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, किसी बच्चे ने बोला नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट अगर तुम बोलोगे तो तुमको पहले तो नॉर्थ और पहले ईस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा ना। मुझे थोड़े पता है कि नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है, एक सेट ऑफ नॉर्थ और ईस्ट चलता चला आ रहा है ना। तो अगर मान लो तुमने कहा नॉर्थ ईस्ट, कोई बच्चे ने कहा कि नहीं सर, जो आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे
उससे थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे भी तो बोल सकता था कोई, बोलो। हाँ, या सर आप अगर कोई वर्टिकल लाइन बनाएंगे, कुछ किसी बच्चे ने ऐसे कहा कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइन बनाएंगे, थोड़ा यहां बना दे रहा हूं, तो सर उससे थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ है, ऐसा हो सकता था ना कुछ भी। हाँ, तो कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं वेक्टर के डायरेक्शन के लिए, तो सबसे पहले डायरेक्शन बताने के लिए हमें इस बात को लिखना जरूरी है, या इस बात को फिक्स करना जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उस वेक्टर के डायरेक्शन को दे रहे हैं। जैसे हमने कहा नॉर्थ ईस्ट, तो हमने बोला ना कि भाई नॉर्थ इधर की तरफ है, ईस्ट इधर की तरफ है, तो समवेयर इन दोनों के बीच में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट है। अभी पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्रीज पे। बात समझ आ रही है? परफेक्ट नॉर्थ ईस्ट वो कहते हैं, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट बोलना सही नहीं रहेगा यहाँ। वो एक अलग बात है, वो आगे जैसे जैसे बात करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर हमें वेक्टर का डायरेक्शन देना है, तो क्या विल आई हैव टू फिक्स द रेफरेंस डायरेक्शन फर्स्ट, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? बताओ। तो पहले हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कि हाँ सर ये वाला वेक्टर जो है यहां से थीटा एंगल पे है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। अगर सर आप ये वाला लाइन मानेंगे तो यहां से ये इस, मान लो ये थीटा 1 था, मान लो ये थीटा 1 था और ये मैंने कहा थीटा 2 है, तो आपने कह दिया कि सर अगर आप इस वाले लाइन को रेफरेंस माने तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाइए, तो आपको थीटा 1 मिलेगा। आप इस वाले लाइन को फिक्स करेंगे तो आप क्लॉकवाइज में थीटा 2 चले जाइए। इसके अलावा मान लो कि मैंने कहा कि नहीं, मेरे को ये लाइन फिक्स करना है, इससे बताओ कितना एंगल है, तो मे भी कुछ और एंगल हो सकता था। यस और नो? यस और नो? बताओ। तो ये बात कि वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि विच रेफरेंस लाइन वी आर टेकिंग इनटू द पिक्चर। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज द एंगल मेड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन यू हैव फिक्स्ड। मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट दिख जाता होता है ना, मैग्नीट्यूड तो दिख जाता होता है कि मैग्नीट्यूड इतना है आपका, कि मैग्नीट्यूड आपका 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, वो कुछ भी था, बट वो आपने यहां से उसके टेल से लेके हेड तक के बीच की दूरी आपने बता दी। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड in terms of angle which the vector makes with the reference chosen line or direction or axis। बात समझ आ रही है? बोलो, क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो उतारो। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के बारे में 2-3 लाइन जरूर लिखना अपनी कॉपी में। उतार लेना तो बता देना। डन? डन? सो नाउ नेक्स्ट इज, तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ये देखो, ये हम लोग एनालिटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वर्ड्स के फॉर्म में, और ज्योमेट्रिकली हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के 2 पार्ट हो गए, एक आपका टेल होगा, एक आपका हेड ऑफ द एरो होगा। तो हेड ऑफ टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, टेल से लेके हेड की तरफ जाता हुआ जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा, और वो उसको देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चूज करना पड़ता है, और वहां से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आपने बेसिकली वो एंगल किस सेंस में लिया है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? अभी तक यही तक समझाया है, ठीक है, कुछ खास नहीं शुरू किया अभी हमने। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं फिर इसमें।
अब सुनो, अब देखो आओ इसी में नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है। अब कुछ टाइप्स बताता हूं वेक्टर्स का। सबसे पहले वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम सिस्टम ऑफ एक्सिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपको पढ़ना है सिस्टम ऑफ एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जो आप रिप्रेजेंट करोगे, पहली बात जो मैं यहाँ बोर्ड पे बनाने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सिस है। जरूरी नहीं कि सिस्टम ऑफ एक्सिस ऐसा ही हो, या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो पहले आप देखें, समझिए। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा। बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी बात करेंगे, जो कि आपको कहीं कहीं मैथमेटिकल सवालों में, अच्छे सवालों में आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी, है ना। तो सिस्टम ऑफ एक्सिस की पहले बात करें तो आपने कौन कौन से एक्सिस के बारे में सुना है अभी बताइए। 9th में आप पढ़ के आए हो, 9th 10th में इतना तो पढ़ाई देते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देखो बेटा जेड एक्सिस, ओके। लेट्स टॉक अबाउट पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज वन ऑफ द एक्सिस एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सिस। अच्छा, ये क्यों परपेंडिकुलर होता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैं आपको और समझाऊंगा, है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्या ऐसी भी चीजें हो सकती थी बाहर की तरफ? ये तो एक्स, मान लो इसको मैंने एक्स लाइन बोल दिया, कुछ भी बोल सकते थे, राम रहीम कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है, वो हम एक्स बोलते हुए एक अलग बात है। ये मेरा, हम इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, वो कुछ भी हो सकता था। ये एक्स एक्सिस ये हुआ एंड वाई एक्सिस ये हुआ, ओके। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्चुअली मान लो कि मैंने इस चीज को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यहां पे फिक्स कर दिया, लेट सपोज, तो ऐसे फिक्स कर दिया, लेट सपोज यहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हो सकता था कि एक्स एक्सिस पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा हो और वाई एक्सिस पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा हो। बात समझ आ रही है? तो बेटा एक बात मुझे बताओ, इस एक्स और वाई से को मिला के क्या आप इस पूरे बोर्ड के सरफेस को जनरेट कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे मान लो इस बोर्ड के सरफेस में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, मान लो यहां पे कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं, चलो इसी को मान लेते हैं। मान लो यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का अगर आपको लोकेशन देना है लेट सपोज, तो आपने इसको सिस्टम को फिक्स कर दिया। अब आपने कहा कि ये मेरा 0,0 है ना, ये मेरा, यहां पर मैं अगर मैं हूं तो इसको मैंने 0 डिफाइन कर दिया अपनी तरफ से, है कि नहीं। तो अब मैंने कहा कि देखो अगर इस पॉइंट को डिफाइन करना है, इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, तो मैं एक्स में इतना चलूं और वाई में फिर इतना चलूं, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, है कि नहीं? बताओ, हाँ बोलो। तो इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्टेंस होगा उसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको आप वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। यही करते हो ना अभी तक, राइट? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मान लो ये 0,0 था। अब चूंकि मान लो कि इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, वो तो चलो रिप्रेजेंट कर सकते थे एक्स और वाई से, बट अगर मान लो कोई पॉइंट इस प्लेन से बाहर लाई करता है तो उसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे? देखो अगर मान लो यहां पे कोई पॉइंट है तो कैसे करूं? इस जगह पे कोई पॉइंट है, ऐसे इसको फिक्स कर दो, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है मेरे को, है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करूं? देखो यहां से एक्स चलूं, फिर यहां से वाई चलूं, और इससे बाहर अगर निकल जाऊं तो क्या ये पॉइंट फिक्स कर सकते थे, है कि नहीं? बताओ। तो इसका मतलब कि सिर्फ एक्स वाई से काम नहीं चलेगा। एक्स वाई से काम तभी तक चलेगा जब तक कि वो पॉइंट, वो लाइन, कुछ भी वो इस प्लेन में लाई करे एक्स और वाई पे। तो हमें एक और एक्सिस की जरूरत पड़ती है जो कि बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, या इस प्लेन के अंदर जा रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ, अब उसी चीज को हमने जी एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट किया, जी एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट किया। चेतन क्लियर है? वैष्णवी समझ आ रहा है?
ओके अब देखो यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जी एक्सिस, तो ये मेरा जी है। इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें क्या क्या आता है आपका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अच्छा एक्स वाई जी के बीच में एंगल कितना है, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है मेरा बाहर की तरफ जी एक्सिस, यहां हाथ पे ही बन जाता है। बताओ इन तीनों के बीच में एंगल कितना कितना है आपस में, 90, शाबाश, देख रहे हो ये है 90 डिग्री। अब देखो यहां से ये बाहर आ गया तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला भी क्या 90 डिग्री बन गया, यस और नो है। तो x और y के बीच का एंगल तो 90 था ही, x और g के एंगल के बीच का भी एंगल 90 था, और यहां से इन दोनों के बीच का एंगल, इस ये y एक्सिस और बाहर की तरफ निकल रहा था जो लाइन है ना, देखो y एक्सिस और इस उंगली को काट के अगर यहां पे रख दो तो इनके बीच का एंगल भी क्या है 90 डिग्री है ना, तो सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दे आर म्यूचुअली इंक्लाइंड विथ ईच अदर, inclined to each other by a separation of कितना डिग्री, तो इनके किसी भी दो एक्सिस के बीच का, एक्स और वाई और जी बनाते हैं तो इनके किसी भी दो एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से, बोलो क्लियर है। अच्छा अब देखो और समझाता हूं, और समझाता हूं, और समझाता हूं, अब समझो थोड़ा सा। आयुष वर्मा समझ आ रहा है, फीनिक्स आईआईटी करके चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है, इस पे वीडियोस आते चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम एक प्लेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ऐसे हम एक प्लेन लेते हैं, है ना, ऐसे बात करते हैं। ये आगे भी हो सकता था, इनफाइनाइट तक भी हो सकता था, हम एक फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट रेजिम में इस चीज को बना रहे हैं। देखो है ना, अब देखो देख रहे हो, ये एक सरफेस जनरेट किया हमने, है कि नहीं। ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को क्या कहोगे, कौन सा प्लेन है ये बताओ, एक्स वाई प्लेन, शाबाश, इसको एक्स वाई प्लेन कहोगे। ये एक ऐसा प्लेन विच हैज बीन जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा एक चीज और, यहां पे जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस यही हो, वाई एक्सिस यही हो, जी एक्सिस यही हो, अभी इसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी, पहले मैं प्लेन समझा लूं। ये है, ये कौन सा प्लेन है बेटा बताओ, ये वाला कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, बात समझ आ रही है, वाई जी प्लेन है, ये वाई जी प्लेन है, जहां पे कोई भी पॉइंट के सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स होंगे और z कोऑर्डिनेट्स होंगे। सोच, क्या yz कोऑर्डिनेट में लाई करने वाला कोई सी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस और नो, और xy प्लेन में लाई करने वाला किसी भी पॉइंट का क्या 0 होगा, z कोऑर्डिनेट, बाहर तो निकला ही नहीं था ना। अच्छा ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा प्लेन है बताओ, इसके बारे में क्या राय है आपकी, ये कौन सा प्लेन है, हाँ शाबाश, xz प्लेन, वेरी नाइस, xz प्लेन है ना। तो xz प्लेन में लाई करने वाले हर एक पॉइंट का क्या 0 होगा, y कोऑर्डिनेट, बात समझ आ रही है। तो इसी तरह से हम वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मान लो कि कोई वेक्टर xy प्लेन में लाई कर रहा था, अब जैसे मान लो कि xy, x एक्सिस और y एक्सिस को ना एक वेक्टर बना लो, तो ढंग से सोचो, क्या x एक्सिस की तरफ एक वेक्टर था, y एक्सिस की तरफ एक वेक्टर था, तो क्या इन दोनों को मिला के एक प्लेन की रचना कर सकते हैं, हाँ कि ना। अगर तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई करता है जो एक दो वेक्टर्स के मिलने से बना था प्लेन, उसमें अगर लाई करता है, तो वैसे वेक्टर्स को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स,
है ना। अभी इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे कोऑपरेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो एरोस को मिला के हम एक प्लेन की रचना कर सकते हैं। इन दो एरोस को मिला के हमने एक प्लेन की रचना की, इन दोनों एरोस को मिला के हमने एक प्लेन की रचना की। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ, इस सबको उतारो और लिख लेना कि YZ प्लेन में x0, XY प्लेन में y0, सॉरी XY प्लेन में z0 एंड XZ प्लेन में y0। अभी आगे समझाता हूं। हो गया? ओके, चलो देखो सात्विक, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत पूछो। चलो आओ। तो एक्स वाई वाई से हमने सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात की। अब कभी भी मान लो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो आपको समझ में आ रहा है किसी भी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स से कितनी दूरी, वाई से कितनी दूरी, जी से कितनी दूरी, एक्स में कितना लेंथ, वाई में कितना लेंथ, जी में कितना लेंथ, ये सब बातें हम लोग अब करने वाले हैं। कुछ बातें और यहां पे समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि मेरा स्टैंडर्ड एक्सिस सिस्टम ये था, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना। क्या मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूं? मान लो कि ये मेरा जी एक्सिस था थोड़ी देर के लिए, क्या जी एक्सिस तब वही होगा हमारे नोटेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या कर रहा हूं, जी ऐसे था, जी को फिक्स रखो और इसको पकड़ के घुमा दो। हो सकता था कि नहीं ऐसा? देखो कैसे, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। अब जी को फिक्स किया, इसको घुमा दिया। घुमा सकता नहीं घुमाता? बताओ। इसी बात को देखो यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। जी को फिक्स रखा है, इसको ऐसे घुमा दिया हल्का सा, ठीक पूरे सिस्टम को पकड़ के घुमा दिया। ऐसे है ना, ये थीटा है, ये थीटा है। सोचो तो ये वाला एंगल कितना हुआ? क्या ये अभी भी 90 है? तो एक्स एक्सिस घूम के यहां पहुंच गया, वाई एक्सिस घूम के यहां पहुंच गया। इसका नाम हमने दिया एक्स प्राइम, इसका नाम दिया हमने वाई प्राइम, और जी तो वैसे ही फिक्स था। अब इन दोनों को मिटाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये भी एक नया सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बन गया? है कि नहीं? है कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस इधर ही हो, एक्स एक्सिस इधर भी हो सकता था। देखो ये भी एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, 90 डिग्री घुमा दो इसको, तो एक्स एक्सिस ऐसे पहुंच गया यहां पे, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो क्या वाई एक्सिस इधर आ जाएगा? एक्स प्राइम वाई प्राइम। बात समझ आ रही है? हाँ, जरूरी नहीं कि जी को ही फिक्स करो, तुम चाहो तो ऐसे भी इसको घुमा सकते थे। देखो किस तरीके से, देखो किस तरीके से, ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे है मेरा, है ना। अब मान लो इसको फिक्स करो, इसको घुमा दो ऐसे थीटा, इसको अंदर चला जाएगा, ये आपके दिख रहा है। इसको फिक्स करके इसको घुमा दिया, एक्स को अंदर कर दिया और इसको ऐसे घुमा दिया। घूम सकता था ना? हाँ ना बोलो।
नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? अब इसको फिक्स किया कि अभी घुमाना सिखा चुका हूं, इसको फिक्स करो, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घूम गया, ये 90 पे आ गया, देखो दिख रहा है? हाँ, तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ एक्सिस को घुमा सकते हैं किसी भी तरीके से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखना अपने सर की कि द वन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज फ्री टू चूज द सिस्टम ऑफ एक्सिस ऑफ हिज चॉइस। बात समझ आ रही है? इसीलिए जब जेई वगैरह में जब सवाल आएंगे ना, तो कभी भी अच्छे पेपर सॉल्व करोगे, ओलंपियाड वगैरह में जब कभी भी सवाल आएंगे, तो इधर आपका सवाल लिखा रहेगा और उसके बाद वो देगा आपको कि ये आपका सिस्टम ऑफ एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जी एक्सिस है। अगर सवाल में ये मेंशन कर दिया कि एक्स वाई जी ऐसे है, तब तो आपको ऐसे ही एक्स वाई जी मानना है। और आपको एक बात और ध्यान रखें कि इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव वाई है, इधर बाहर की तरफ पॉजिटिव जी है। इस साइड अगर कोई चीज होगा तो वो नेगेटिव एक्स है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव वाई है, और अंदर की तरफ है तो नेगेटिव जी है। बात समझ आ रही है? अगर तो उसने फिक्स कर दिया, देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ एक्सेस, यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ एक्सेस। बट इफ इट डजंट, then you are free to choose the system of axis of your choice. Got my point? Got my point? Okay, now let's move ahead. अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, यू विल, अभी आपके लिए कहानी शुरू हुई है, तो अभी आपको धीरे धीरे ही फील आएगी इस बात की, धीरे धीरे आप खुद ही सिस्टम ऑफ एक्सेस बनाने लगोगे, घुमाने लगोगे, आपको खुद ही एक्सपर्टीज आ जाएगा, है ना? अभी आपने शुरुआत किया है, बट मेरा काम था इंट्रोड्यूस करना चीजों को धीरे धीरे, है ना? कि देखो ये आपने पढ़ा है, एक्स वाई तो आपने पढ़ा ही था, उसी का एक वाइडर वर्जन जी हो जाता है, और फिर एक्स वाई जी पता है तो हम उसको घुमा भी सकते हैं, है ना? तो ये हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को सर्कमवेंट कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सर्कमवेंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के, जो वेक्टर्स आपको थोड़े बहुत जो मैंने आपको पढ़ाना है, जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वेक्टर जो आता है वो आपका कहलाता है नल वेक्टर। अब इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे जैसे आई जे के पढ़ेंगे उस तरीके से आपको पता चलेगा। नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है बताओ? नल मतलब क्या होता है? नल मतलब जीरो, तो वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है? अच्छा, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड? सोचो, अभी जो समझाया था, एक डॉटेड पॉइंट एग्जैक्टली, क्या उसका हेड और टेल कोइंसाइड कर जाएगा, है कि नहीं? हाँ, बोलो बेटा। फॉर सच वेक्टर, head and tail of the vector are the same. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, इसको नल वेक्टर कहा जाता है। फिर देखो एक और तरह का वेक्टर जिसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर था? तुम लोग समझाओ मुझे। कोप्लेनर वेक्टर थोड़ा सा अपनी अक्ल लगा के बताओ, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा? कोप्लेनर वेक्टर क्या कहेंगे बताओ? किसको कहा जाएगा? कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को मिला के एक प्लेन की रचना की जाए, मान लो ये दो वेक्टर्स मिला के हमने इस प्लेन को बोला, ये पूरे इस प्लेन में लाइक कर रहा है, ये दो वेक्टर्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मिला के हम एक प्लेन बना सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर बोल के। मान लो एक वेक्टर बाहर की तरफ था, तो ये वाला मेरा प्लेन हो गया इस वेक्टर का, है ना? तो अगर हम दो वेक्टर को मिला के एक प्लेन की रचना करें, तो अगर तीसरा वेक्टर इसी सतह पर लाई करता है, प्लेन मतलब सरफेस, एक सतह पर लाई करता है, तो ये तीनों ही वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ द वेक्टर्स डू लाई इन द सेम प्लेन। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? हाँ बोल बेटा। कौन? नहीं, कुछ भी होना चाहिए। वो हम वेक्टर्स को हम
ऐसे भी रख लो तब भी ये दो प्लेन्स बन गए, दोनों इसी प्लेन में आ रहे हैं। अभी बाद में ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर बताऊंगा, तो वेक्टर्स को उठा के तुम कहीं भी रख सकते हो, उसमें कोई बढ़िया डील नहीं होता, वेक्टर्स बदलते नहीं उससे। अगर इस वेक्टर को उठा के पैरेलली कहीं भी ट्रांसलेट कर दोगे तो उससे कोई वेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता। अभी समझाऊंगा, अगर डोंट वरी अबाउट इट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ? अब सुनो, थोड़ी सी और बात करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कोप्लेनर वेक्टर्स है कि दो वेक्टर्स को मिले के, अगर लिख लो इस चीज को कि इफ अ प्लेन इज जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ टू वेक्टर्स एंड द थर्ड वेक्टर डज लाई इन द सेम प्लेन, if a plane is generated by the use of two vectors and the third vector lies in the same plane, then the vectors are said to be coplanar. Then the vectors are said to be coplanar. Then the vectors are said to be coplanar. ठीक है? जैसे क्या? And the third vector lies in the same plane, and the third vector lies in the same plane, then the vectors are said to be coplanar, है ना? अभी थोड़ा सा समझाता हूं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में, क्या कंडीशन होगी, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, वो मैं तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ाऊंगा, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बट अभी बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना? तो कोप्लेनर वेक्टर, जैसे मान लो, याद करो तुमने क्या पढ़ा है, याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है ना? हाँ, क्या होता था पहला लॉ? क्या होता था? क्या होता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला लॉ तो कुछ और होता था। पहला लॉ होता था, याद करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डज लाई ऑन द सेम प्लेन, राइट? लेट मी टेल यू क्यों ऐसा बताते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट ये भी होता है। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई इस तरीके से, अब हमने नॉर्मल ये बना दिया इस पे, मान लो मेरा इस तरह का सतह था, इस तरह का एक सरफेस था, इस सरफेस पे लाइट रे गिरी ऐसे, फील करो थोड़ा सा, है ना? स्टार्टिंग है आप लोगों का, ये मेरा इंसिडेंट रे था। अब हमने यहां पे चलो भाई नॉर्मल तो फिक्स कर दिया इस सरफेस के 90 डिग्री पे, ये मेरा नॉर्मल हो गया। बात समझ आ रही है ना? तो बेटा अब देखो, मान लो ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा इंसिडेंट रे है। मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री था, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री होना चाहिए, बनाना चाहिए नॉर्मल के साथ। तो बेटा देख, ये 30 डिग्री मान लो रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है, बट अगर इसको, अब इसको थोड़ी देर के भूलो बेटा, अगर इसको इस तरीके से घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ इस तरीके से, कहीं पर भी इसको घुमा के ऐसे कर दो, अब भी तो 30 डिग्री है। ऐसे अगर घूमता चला जाएगा तो एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो 30 डिग्री हो सकता था। नहीं समझे बात को? अभी भी 30 है, ऐसे घुमाते चले जाओ इस तरीके से, इनफैक्ट 360 ऐसे भी ऐसे घुमाते चले जाओ, अभी भी 30 है, 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 हर तरफ तो 30 ही डिग्री है। तो कौन सा 30 लोगे? हम वो वाला 30 लेंगे, हम वो वाला 30 डिग्री लेंगे जब इन दोनों को मिला के जो प्लेन बना, ये जो मेरा बोर्ड का प्लेन है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में आना चाहिए जो कि मेरा बोर्ड के सरफेस का प्लेन था। नहीं समझे बात को? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, दो रे को मिला के जो मेरा प्लेन बना, ये मेरे हाथ का प्लेन, तीसरा रे जो कि मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, ये भी उसी प्लेन पे लाई करना चाहिए। पहला था ना लॉ, तुम लोगों ने रट के लिखा था, एनसीईआरटी में जो लिखा था, आपने अपने एग्जाम में अगर लिखना था तो अब तो खैर आप लोगों ने दिया ही नहीं, बट आपने रटा था उसको। अभी फील आई उस बात की क्यों पहला लॉ भी इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि तब आप फिक्स ही नहीं कर पाओगे रिफ्लेक्टेड रे को। बात समझ आ रही है? हाँ, सो दिस इज, ये हुआ, देखो अब तीनों एक प्लेन में आया। समझ आ रही बात? बोलिए। हाँ बोलो बेटा। होगा ही नहीं ना,
लॉ यही कहता है कि वो प्लेन में ही रहेगा, प्लेन के बाहर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? अगर प्लेन के बाहर रिफ्लेक्टेड रे चला गया तो इंसिडेंट रे भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। नहीं समझा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम रिफ्लेक्टेड रे को फिक्स करते हैं। अगर मेरा इंसिडेंट रे फिक्स है तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो कि नॉर्मल के साथ अगर 30 डिग्री बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाए, और ऐसे बनाए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही सतह पर लाई करें। समझ गया? So coplanar vectors are those vectors which do lie in the same plane. So ये हुआ coplanar vectors। चलो यहां के बाद से नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।